ओके, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा रीकैप कर लें। कल हम सैटरडे को हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। इसमें बच्चे हमारे पास जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स Q टाइम्स E होती है और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स Q इंटू V क्रॉस B होती है। और टोटल इस फोर्स को हम कहते हैं कि अगर आपके पास कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इफेक्ट जो है ना फोर्स की शक्ल में आता है, दैट इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स। और उसको हम कैलकुलेट करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से, F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। तो फिर ज़ाहिर है अगर आपके पास जब करंट्स होंगी बच्चे, तो अगर आपके पास वायर है फर्ज किया, उसमें अगर आपके पास करंट मूव कर रही है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे उसको तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट थी, दैट इज कॉल्ड द हॉल इफेक्ट। और हॉल इफेक्ट ये है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें डिपेंडिंग ऑन के कैरियर कौन से हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो कैरियर हैं या नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो कैरियर हैं, तो वो एक पोटेंशियल जो है ना वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वोल्टेज कहीं वो उसके जो एंड्स होते हैं कंडक्टर के, उनके एंड्स के दरमियान स्टैब्लिश होता है और इस इफेक्ट को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों एंड्स के दरमियान जो है ना स्टैब्लिश होता है, दिस इज कॉल्ड द हॉल वोल्टेज। और ये हॉल वोल्टेज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कैरियर्स कौन से हैं। तो ये हम आमतौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हमारे पास पी टाइप मटेरियल्स हैं या एन टाइप मटेरियल्स हैं। तो अगर आप पी टाइप मटेरियल्स होंगे तो उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास एन टाइप मटेरियल्स होंगे तो उनमें जो हॉल वोल्टेज या हॉल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी नेगेटिव। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी हॉल वोल्टेज की। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट्स के ऊपर जो फोर्स है, ये तीन फार्मूलाज बच्चों हमने पढ़े थे। F इज इक्वल टू J क्रॉस B इंटू DV अगर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी हो, ये J जो है। और अगर हमारे पास सरफेस करंट डेंसिटी हो, इसको हम K से लिखते हैं, तो हमारे पास वो जो फॉर्मूला है ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास फिलामेंट्री वायर हो तो फिलामेंट्री वायर के केस में हम माइनस आई बी क्रॉस डी एल। तो ये हमारे पास ये तीन फार्मूलाज हैं जो हमने पढ़े हैं। और हम इसमें आप जो है ना ये जैसे फर्ज किया अगर स्ट्रेट कंडक्टर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। महर ये फार्मूला आपने एफएससी में भी यूज किया हुआ है, ये वाला आई एल क्रॉस बी है। और उसी की ये जनरलाइजेशन है, यहाँ पे जो तीन फार्मूलाज लिखे हुए हैं उसी फार्मूले की जनरलाइजेशन है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना हो, वो पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, तो फिर बच्चों हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास अगर फिलामेंट्री वायर होगी, अगर सरफेस करंट होगी तो ये वाला, और अगर वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये तीन फार्मूला हैं। आज हमारी जो अगली डिस्कशन स्टार्ट होगी वो इसी से आगे जो है वो चलेगी कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए क्लोज सर्किट। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि एक्चुअली हम देखना ये चाहते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है। एक चीज जो आपने बच्चों जहन में रखनी है वो ये है कि जो चार्जेस हैं अगर हम फंडामेंटल लेवल पे जाके देखें तो कोई भी चार्ज स्टेशनरी नहीं है। आपके पास एटम में अगर चले जाएं तो एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर। तो जाहिर है जो भी ऑर्बिट है वो एक लूप सफर की जा सकती है। तो जाहिर है अगर एक ऑर्बिट कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो एक सर्किट भी मुकम्मल हो रहा है, तो इसका मतलब है एक अपना उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा। अब अगर उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो उस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आपके पास वो एक जो भी वो मैग्नेटिक डायपोल बनता है आपके पास, उसके अंदर एक रोटेशन पैदा होगी। तो जहाँ भी रोटेशन की बात हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप वहाँ पे ये आपके जहन में आ जाना चाहिए कि वहाँ कोई मूवमेंट हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमने डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए डिफाइन किया था, ऐसे ही हम मैग्नेटिक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए डायपोल मूवमेंट डिफाइन करेंगे। तो मूवमेंट का मतलब, जब मैं मूवमेंट की बात करता हूँ तो टॉर्क एक्चुअली आपके जहन में आता है। तो यह बात आप एलिमेंट्री फिजिक्स से आप कोर्स से जानते हैं कि भले किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो,
लेकिन उसका नेट नेट टॉर्क हो सकता है कि नॉन जीरो आए। जैसे आपके पास वो कपल होता है ना, कपल आपके पास दो फोर्सेज लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और आपके पास वो फोर्स तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगी, लेकिन आपके पास रोटेशन उसकी वजह से पैदा हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि अगर किसी सर्किट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर कितना जो है ना वो टॉर्क लगता है। फोर्स तो हम ऑलरेडी फार्मूला उसका जान चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे उसी फिलामेंट्री वायर वाले केस से, कि फिलामेंट्री वायर वाले केस में हम जो एफ जो लिखते हैं, जो फोर्स लिखते हैं हम जो कंडक्टर के ऊपर या सर्किट के ऊपर, दैट इज इक्वल टू माइनस आई लाइन इंटीग्रल बी क्रॉस डी एल। अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आप एफ लिखेंगे माइनस आई इंटू बी क्रॉस डी एल। आप देखें क्लोज पाथ के क्रॉस हम मूव कर रहे हैं, और डी एल जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी हो और आप क्लोज पाथ के क्रॉस मूव करेंगे तो आपके पास जो इंटीग्रल आएगा जीरो के बराबर आएगा। जितने पॉजिटिव वेक्टर्स होंगे उतने नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी क्लोज सर्किट को रख दें तो उसके ऊपर नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर आती है। सो इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म तो फिर आपके पास जो टोटल फोर्स नीड नॉट बी जीरो, तो वो जरूरी नहीं कि आपके पास वो जीरो हो। सो ऑल्दो द फोर्स इज जीरो, द टॉर्क जनरली नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम वो टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा जिस थोड़ा रिकैप ही है, आपको पता ही है कि अगर आपके पास ये पॉइंट पी है, उसके ऊपर फोर्स एफ लगती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो क्या होगा, आर इंटू एफ होगा। तो अगर फोर्स किसी आर्बिट्ररी एंगल पे लगती है तो फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो वहां पे साइन थीटा दरमियान में आ जाएगा, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना मिल जाएगा। अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हो हमारे पास, तो हमारे पास एक पॉइंट पी पे फोर्स F1 है, पॉइंट P2 पे फोर्स है और F2 है, तो उस सूरत में टोटल टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। फोर्सेस चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लिहाजा हम F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो आपके पास आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ से F1 इज इक्वल टू माइनस F2 है, इसको अगर आप पुट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा मुझे। तो आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2 क्रॉस F1, और ये देखें बच्चों आपके पास ये R1 है, ये आपके पास R2 है। अगर आप इसको जो वेक्टर्स का हम सम निकालते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो R1 माइनस R2 जो है दैट विल बी इक्वल टू R21, ये वाला जो डिस्टेंस बनता है इनका आपस में। इसको आप जो है ना वो जो है उलट देंगे, इसकी डायरेक्शन देखो माइनस R2 है, इसकी डायरेक्शन हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनका जो वेक्टर सम होगा दैट इज इक्वल टू R12। सो द टॉर्क इज इक्वल टू R21 क्रॉस F1। तो ये आपके पास टॉर्क आ जाएगा अगर दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपके पास फोर्स लग रही है, जो कि नेट इफेक्ट इस फोर्स का जो है ना वो सम वेक्टर सम तो जीरो है, लेकिन उसकी वजह से टॉर्क आप देख रहे हैं तो वो नॉन जीरो आ रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी लूप है जिसके अंदर करंट आई मूव कर रही है, और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टोटल टॉर्क कितना होगा। अब देखिए बच्चों, इस जो ये जो लूप है इसके 4 एंड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 साथ लिखा भी गया है, नंबर 3 और नंबर 4। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और आपस घूम के आप वापस जो है ना करंट यहाँ पे पहुंच जाती है, सर्किट मुकम्मल हो जाता है। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्स जो है ना वो कितना टॉर्क लगता है। तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी फोर्स है, और फिर हम जो डिस्टेंस देख लेंगे उसके मुताबिक टॉर्क कैलकुलेट कर देंगे, प्लस इसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, इस एंड पे कितना टॉर्क लगता है, इस एंड पे कितना टॉर्क लगता है, तो टोटल टॉर्क जो हम जमा कर लेंगे। तो हम बच्चों इस एंड से स्टार्ट करते हैं कि फर्ज किया कि हमारे पास जो फोर्स है वो dF1 है, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू dl क्रॉस बी। आप देख रहे हैं बच्चों कि आपके पास ये वाला जो छोटी सी लेंथ है, एक्चुअली मैं बड़ी करके दिखाई है, ये छोटी सी, जब भी डी लिखते हैं ना, डी साथ इसका मतलब है छोटी लेंथ होती है। तो ये छोटी सी लेंथ जो है आगे पास ये देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इसकी जो विड्थ है वो dx के बराबर है। और यूनिट वेक्टर कौन सा आपके पास होगा, आप देखें पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो जो dl लेंथ यहाँ पे होगी, dl वेक्टर जो है इज इक्वल टू dx इनटू a सब x क्रॉस बी नॉट जो वेक्टर है यहाँ पे आपके पास, क्योंकि इतनी छोटी सी आपके पास ये छोटा सा आपके पास जो रीजन है,
तो आप अस्यूम कर लेंगे पूरे रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, बी नॉट इज कांस्टेंट। उसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, बी नॉट एक्स, बी नॉट वाई और बी नॉट जी। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास प्रोसीजर है जिससे आप कैलकुलेट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, तो जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो आपके पास क्या होगा, दो दो कंपोनेंट्स आएंगे df1 के, एक z के लॉन्ग होगा और एक y के लॉन्ग होगा। और ये जो r1 जो डिस्टेंस है यहाँ से, क्योंकि ये जो छोटा हमने लिया हुआ है, आप अस्यूम कर सकते हैं कि r1 डिस्टेंस है ना ये तकरीबन कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू -हाफ dy, देखिए dy एक टोटल विड्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आधा होगा 1/2 dy होगा। और हमने इसको ए वाई के साथ नेगेटिव इसलिए लगाया कि आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वाई के लॉन्ग है, पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ है। सो r1 जो है दिस इज इक्वल टू -हाफ इंटू डी वाई टाइम्स ए सब वाई। तो बच्चे यहाँ फोर्स का भी पता चल गया, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका भी पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हाफ इंटू डी वाई है। तो आप जो है ना वो टॉर्क मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क कितना होगा, सो dt1 इज इक्वल टू r1 क्रॉस df1। तो इसमें देखें बच्चे ए वाई यहाँ पे है, यहाँ ए जी है और ए वाई है, ए वाई क्रॉस ए जी जो है ना, ए वाई यूनिट वेक्टर इंटू ए जी क्रॉस जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनका वो ना ए एक्स की फॉर्म में आपके पास आता है, और ए वाई क्रॉस ए वाई वो जीरो हो जाएगा, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने साथ जो है वो जीरो देता है। तो हमारे पास जो dt1 जो है जो यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू -हाफ dx इंटू डी वाई आई इंटू बी नॉट वाई टाइम्स ए सब एक्स। तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी ए एक्स के लॉन्ग होगी। इस तरह बच्चों आप जो है ना इस एंड के ऊपर भी जो है ना आप मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो टॉर्क dt3 जो है ना किसके बराबर होगा, r3 क्रॉस df3। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले एनालिसिस किया है, आप उसी तरह r3 किसके बराबर होगा, यहाँ से देखें हाफ इंटू डी वाई ए सब वाई, क्योंकि हम पॉजिटिव वाई के लॉन्ग अब जा रहे हैं ना यहाँ ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव आपके पास ए वाई आ जाएगा क्रॉस, यहाँ से उसी तरह आपके पास माइनस डी एक्स ए सब एक्स क्रॉस बी नॉट। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना इसको डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल देखें आप इस तरफ को मूव कर रही है करंट आपकी, तो आपके पास नेगेटिव एक्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पे दिया है। और डी एक्स तो आपके पास ये लेंथ है, और ये जो ए सब एक्स जो है ना यूनिट वेक्टर है आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्रॉस बी नॉट। और उसी तरह अगर हम इसको वो कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या है, जैसे हमने डिटर्मिनेंट खोला था, तो -1/2 dx इंटू डी वाई आई बी नॉट वाई टाइम्स ए सब एक्स। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है dt1 ही के बराबर है, आप देख रहे हैं dt1 भी इसी के बराबर आया था और dt3 भी इसके बराबर आया था। इन दोनों को बच्चे जमा कर लें तो dt1 प्लस dt3 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये भी -हाफ है ये भी -हाफ है, तो -हाफ और -हाफ मिलकर -1 बना देंगे, माइनस डी एक्स इंटू डी वाई आई इंटू बी नॉट वाई टाइम्स ए सब एक्स। इस तरह बच्चों अगर आप जो है ना वो जो ए एंड्स हैं सेकंड और फोर्थ है इनके क्रॉस भी जो टॉर्क मालूम करें उनको आप जमा कर लें, तो d2 प्लस dt2 प्लस dt3 विल बी इक्वल टू dx इंटू डी वाई आई इंटू बी नॉट एक्स टाइम्स ए सब वाई। तो जो नेट टॉर्क होगा इन फोर एंड्स पे उसको आप जमा कर लें, तो आपके पास जो टोटल टॉर्क है दैट इज इक्वल टू आई dx इंटू डी वाई बी नॉट एक्स ए सब वाई माइनस बी नॉट वाई इंटू ए सब एक्स। तो इसको अगर आप जो है ना वो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आई इंटू डी एक्स टाइम्स डी वाई ए सब जी क्रॉस बी नॉट। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप इसको ए जी क्रॉस बी नॉट उसी तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के खोलेंगे तो आपके पास ये जो पैरेंथेसिस में चीज दी है ना ये वाली, ये पैरेंथेसिस वाली चीज आपके जहाँ पे कर्सर में चला रहा हूँ ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, आप आसानी से आप इसको देख सकते हैं। आगे हमने इसको ये किया है कि dx इंटू डी वाई ये जो स्केलर है, और स्केलर क्या है, ये एरिया है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर है। अगर आप देखें बच्चों ये एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर आप होंगे तो किसी भी एरिया को एज ए वेक्टर लेना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो उसका नॉर्मल हम उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं तो इसके नॉर्मल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, ए सब जी होगा। तो लिहाजा dx into dy times a sub z, this will become the area as a vector, उसको हम d sub s कहते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है dt will become dt is equal to I into ds cross b। तो ये हमारे पास जो है टोटल टॉर्क होगा जो लूप के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। अब इसमें एक नई चीज हम डिफाइन करने जा रहे हैं I into ds। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस चले जाएं थोड़ी देर के लिए तो वहां हमने एक चीज डिफाइन की थी, उसे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वो P
P से हम लिखा था वो दैट वाज इक्वल टू Q टाइम्स D चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम। और यहाँ पे हम इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास I क्या होगा, करंट होगी, और ds क्या होगा, उस लूप का एरिया होगा जिसके इर्द गिर्द ये करंट मूव कर रही है। आप देखें ये आपके पास लूप, ये देखें ये लूप, ये और यहाँ आके मुकम्मल हो गई। इसका एरिया जो इसने इनक्लोज किया हुआ है वो ds एरिया है। आप देखें dx इंटू dy, और az यूनिट वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर है। सो dt इज इक्वल टू I इंटू ds क्रॉस b, जिस I इंटू ds जो है ना, this is called the magnetic dipole moment, this is called the magnetic dipole moment। तो लिहाजा हमारा जो dt है, this will become dt is equal to dm क्रॉस d। तो ये हमारा डायपोल मूवमेंट है आपके पास। तो टोटल टॉर्क मालूम करना होगा तो आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिहाजा हमारे पास जो टोटल टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू I इंटू s क्रॉस b। तो ये इस तरह आप इसको, जिस चीज को हम देख सकते हैं। सो द टॉर्क ऑन द करंट लूप always tend to turn the loop so as to align the magnetic field produced by the loop with the applied magnetic field that is causing the torque। तो हम उसको कोशिश ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, कि आपके पास जो लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों आ जाए। तो उसकी वजह से जो है ना वो उसको रोटेट करने की कोशिश करता है। तो टॉर्क जो है रोटेशन का काम वहां पे कर रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो आपने याद रखना है कि जब भी किसी करंट लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क होगा I इंटू एस क्रॉस बी, I इंटू एस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब जो आर्टिकल 9.5 है ये मैंने आपको रीडिंग असाइनमेंट देनी है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता, कोई भी मटेरियल अगर आप लेंगे बच्चों, तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो आपके पास एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर दो रीजन हैं, न्यूक्लियस है और जो है ना वो न्यूक्लियस के बाहर जो है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब वो किसी ज़ाहिर है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, तो जब वो मूव करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड अपना पैदा करेंगे, तो उनके साथ एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के साथ एक एसोसिएटेड होगी, ये जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अगर आप देखें तो अपनी पैदाइश के साथ ही एक स्पिन लेके पैदा होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ और स्पिन +-1/2 होती है। इसी तरह आज बाद जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी भी स्पिन है। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, हर किसी पार्टिकल का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जो स्पिन की वजह से, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से, दूसरा कौन सा है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से, और जो तीसरा है वो जो न्यूक्लियस है वो हर जो उसका अपना एक न्यूक्लियस का अपना एक आपके मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। न्यूक्लियस उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स हैं जो चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से ऑल्दो न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन उस जो जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्वार्क्स जो है वो चार्ज पार्टिकल है। तो इसलिए जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, प्रोटॉन्स का भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो मिलके क्या होगा, वो एक न्यूक्लियस का जो है ना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। तो 3 मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मैंने बता दिए कौन कौन से। वन इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड इज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड इज ड्यू टू द न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और इनकी स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। लेकिन ज़ाहिर न्यूक्लियस का भी अपना एक रोल होता है, तो इसलिए हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो है ना वो रिस्पॉन्स बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जैसे फर्ज किया एक मटेरियल है, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तो उसका अपना डायपोल मूवमेंट जो है ना वो नेग्लिजिबल होता है अपना एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनके अंदर परमानेंट ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स हैं और डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, और इस बिहेवियर की वजह से हम जो है ना 6 कैटेगरीज बनती हैं मटेरियल्स की, कि वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन मैग्नेटिक मटेरियल। जब मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो 6 किस्म के आपके पास जो है ना ये रिस्पॉन्सेज आते हैं।
उसमें डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरीमैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये सारी डिटेल इनके बच्चों को वहाँ दी हुई है आर्टिकल 9.5 में। तो ये आपकी एक रीडिंग असाइनमेंट है। मैं चाहूँगा कि आप सारे अगर आधे पेज की एक समरी जो है ना, मैं एक छोटी सी असाइनमेंट जनरेट कर देता हूँ अभी। तो आप एक छोटी सी असाइनमेंट जो है ना, समरी उनकी आधे पेज की आप सारे बच्चे लिख के, तो ये मुझे कल कल का दिन है, कल तक मुझे आप जमा करवा देंगे। तो ये आप पढ़ लेंगे, इसमें सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, इंटरेस्टिंग है। जब समरी में देख लूंगा कि बच्चों सबने जमा करवा दिया, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि बच्चों ने ये चीज़ जो है ना वो पढ़ ली है। अब हम सर एक आपने कहा इम्पोर्टेंट, जी बच्चे, सर आपने कहा कि न्यूट्रॉन का डायपोल मोमेंट होता है। उनका भी डायपोल मोमेंट होता है, हालांकि ऑल दो वो सर न्यूट्रल पार्टिकल्स। जी सर, वो किस वजह से होता है सर, मतलब वो उनकी वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से? नहीं, नहीं, अब देखें, ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो अगर आपका कोई पार्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है न्यूट्रल है, तो करंट ही नहीं होगी। करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऑफ तो वो कोर्स सर। एक्चुअली वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, और क्वार्क जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनकी क्वार्क पार्टिकल की स्पिन है, तो वो उस वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है न्यूट्रॉन का। और यही एक्चुअली यही चीज बायस बनी थी कि क्वार्क्स, ये जो क्वार्क्स की पहचान की, या इस बात की कि ये जो न्यूट्रॉन हैं, दे आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। और अगर न्यूट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर ना होता, तो चूंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल थे, तो उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं हो सकता था। तो चूंकि उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कि वो उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं उनके ऊपर कोई चार्ज है। तो ये एक्चुअली ये क्वार्क्स की जो है ना वो रिकॉग्निशन इसी इसी बुनियाद के ऊपर हुई थी। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, हमने, मैं फिर दोबारा, एक्चुअली मुझे इसमें इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि ये जो कोर्स है ना हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पैरेलल चलता है। वहां पे बच्चों आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जैसे डिफाइन किया, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आप डिफाइन कर रहे हैं। वहां पे आपने एक चीज डिफाइन की थी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपने कहा था कि पोलराइजेशन इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आप जो है ना एक टर्म डिफाइन करेंगे, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन भी ऐसी ही होगी कि आपके पास दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पैरेलल दोनों कोर्सेज चलते हैं। और जैसे आप, मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, जब आप डायलैक्ट्रिक्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें जो है ना पोलराइजेशन पैदा होती है, डायपोल्स बनते हैं। तो जैसी यहाँ भी ऐसे ही होगा कि मैग्नेटिक, अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके अंदर भी क्या होगी, वो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, आपके पास डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स बन जाएंगे। तो उसकी वजह से आपके पास जो है ना मैग्नेटाइजेशन आप डिफाइन कर सकेंगे, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो वहाँ एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास बाउंड चार्जेस का, कि बाउंड चार्जेस, हमने कहा था कि आपके पास जो चार्जेस डायपोल्स के अंदर, डायरेक्ट्रिक के अंदर होते हैं, तो वो बाउंड होते हैं। उनकी वजह से एक हमने एक चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी, जो बाउंड चार्ज डेंसिटी थी। अब यही बाउंड चार्जेस जो कि मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इसकी वजह से जो करंट होती है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड करंट, या इसको इंपीरियन करंट भी कहते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि बाउंड चार्जेस की वजह से क्या होगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी, और न्यूक्लियर स्पिन होगी। ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग पैदा होता है, और न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से अलग आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और तीनों मैग्नेटिक फील्ड मिलके उसकी एटम का, या उस जो मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्पिन आती है, और मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ये तय करते हैं, ये तीनों मिलकर। So the current produced by the bound charges is called the bound current or Amperian current. और अभी हम जैसे डिफाइन किया कि अगर हम आपके पास जो है ना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर आपके पास एक लूप है जिसका एरिया ds है, और उसके अंदर करंट I सब b है, बाउंड करंट है, तो IB इंटू ds, तो ये आप m इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो अगर आपके पास किसी वॉल्यूमेट्रिक रीजन है डेल्टा v के अंदर अगर आप n आपके पास जो है ना वो एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास जो डेल्टा वी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा, दैट इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा वी। तो उन सब का जो टोटल डायपोल मूवमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू एम टोटल। तो उन सब के ऊपर आप जो है इसको जमा कर देंगे, और इसको आप जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। बेटा एक मिनट होल्ड किया।
सो जिस तरह हमने टोटल किसी डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर मैग्नेटाइज डायपोल मूवमेंट डिफाइन कर ली है, तो अब अगर हम इसको इस टोटल डायपोल मूवमेंट को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन m, that is equal to sigma mi from 1 to n times delta v divided by delta v or limit delta v tends to 0. So this is an important term जो हमारे पास जब मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है, उस बिहेवियर के अंदर जो चेंज आएगी वो इस कैपिटल M के थ्रू बच्चे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब इसको आप जो ना वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप जो है ना बाउंड करंट को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास जो है ना वो कंसिडर स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा एस डेल्टा एल इनटू कॉस थीटा। ये देखिए बच्चे आपके पास, ये देखें आपके पास एक डेल्टा एस जो है ना वॉल्यूम है, एरिया है इसका, ये टी एस है। अब जो डेल्टा लेंथ है, अगर ये जो बिल्कुल ये सरफेस परपेंडिकुलर होगी उसके, कि dl की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा इज इक्वल टू 0, तो वॉल्यूम एक सिलेंडर बनेगा। लेकिन अगर आपके पास ये जो है ना वो ये जो डिस्क से बन रही है, ये इसका एंगल थीटा हो dl के साथ, तो फिर इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा। और वॉल्यूम किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू ds इंटू dl cos थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ds डॉट dl। और इसमें हमारे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ ये वॉल्यूम है ना, ये रीजन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम बन जाएगा ये। तो इसके अंदर जो अगर n इज द नंबर ऑफ डायपोल्स हैं आपके पास हो, या नंबर ऑफ आइटम्स हो, तो आपके पास जो नंबर ऑफ डायपोल्स फिर कितने बनेंगे? n इनटू वॉल्यूम, यह है नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने डायपोल्स होंगे एक रीजन के अंदर। सो इन चेंजिंग फ्रॉम रैंडम ओरिएंटेशन to a partial alignment, the bound current crossing the surface enclosed by the path has increased by IB for each dipole. तो जो 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 करंट जो है ना कंट्रीब्यूट हो रही होगी, वो आप जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ जो है, तो डी आई बी इज इक्वल टू एन आई बी डी एस डॉट डी एल। अब ये चीज है एन इंटू आई बी टाइम्स डी एस जो है, दिस बिकम कैपिटल एन। अब देखें इसकी डायमेंशंस क्या है। एन क्या है? देखो बच्चे, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई बी क्या है आपके पास? आई बी इज द करंट। और डी एस आपके पास क्या है? ये आपके पास होगा, आपके पास एरिया आपके पास हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आपके पास ये जो मैग्नेटाइजेशन है, इसको अगर आप देखते हैं दोबारा से मैग्नेटाइजेशन को, तो डायपोल मूवमेंट इसके देखें, एम क्या है आपके पास? आई बी इंटू डी एस, आई बी इंटू डी एस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, आई बी इंटू डी एस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ भी वही डायमेंशन बन रही है, आई बी इंटू डी एस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम डॉट डी एल। तो टोटल बाउंड करंट होगी आई सब बी विल बी इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं पूरी लेंथ के क्रॉस, तो आपके पास क्या होगा? एम डॉट डी एल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बाउंड करंट। आपके पास जो बाउंड चार्जेस हैं उनकी वजह से जो जब वो मूव करते हैं तो एक करंट की कंट्रीब्यूशन होती है ओवरऑल सिस्टम के अंदर, उसको हम आई सब बी कहते हैं। उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है ना फ्री चार्जेस थे और बाउंड चार्जेस थे। तो टोटल चार्ज जो बनता है दैट इज ड्यू टू द फ्री चार्जेस प्लस बाउंड चार्जेस। यहाँ भी आपके पास दो किस्म की करंट्स होंगी, फ्री करंट्स जो फ्री चार्जेस की वजह से हैं, और बाउंड करंट्स जो बाउंड चार्जेस की वजह से हैं। सो द टोटल करंट आई सब टी इज इक्वल टू आई प्लस आई सब टी। ये आई सब टी जो है आपके पास ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ से आप निकाल सकते हैं, आई सब टी इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट डॉट डी एल। और यहाँ से इस इक्वेशन से आई आप देख सकते हैं फ्री चार्जेस की वजह से जो करंट है दैट इज इक्वल टू आई सब टी माइनस आई सब बी। आई सब टी ये लिखा हुआ है आपके पास लेफ्ट साइड में, आई सब बी ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि हमारे पास ये आता है। अब इनको आप इकट्ठा कर लें, सो आई विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, ये पैरेंथेसिस में बी ओवर म्यू नॉट माइनस एम डॉट डी एल आपके पास आ जाएगा। इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि बी ओवर म्यू नॉट माइनस एम जो है एच से डिफाइन करते हैं। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? फ्री स्पेस में आपके पास मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है, एम जीरो होता है, तो फ्री स्पेस में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच आता है। लेकिन
अगर आपके पास फ्री स्पेस नहीं है, कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, तो m को आप उठा के उस तरफ ले जाएं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस m आपके पास आएगा। तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, आपके पास जो B होगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H plus M। H is the magnetic field intensity and M is the magnetization, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन की है। पैरेलल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ये कहते हैं कि आपके पास जो लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया अगर होंगे तो उसमें जो पोलराइजेशन होती है ना, जिसको M से हमने ये मैग्नेटाइजेशन है, सॉरी मैग्नेटाइजेशन जो है ये दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड। सो M is equal to M is proportional to H। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वालिटी में बच्चों कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू काई सब m टाइम्स h। और इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, आपके पास एक्चुअली b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m है, तो m की जगह पे ये चीज पुट कर दें, थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे तो म्यू नॉट h भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस काई m आ जाएगा। 1 प्लस काई m को हम म्यू सब r कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो जो ओवरऑल जो परमेबिलिटी है मीडियम की, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम म्यू सब आर। सो जो b इज इक्वल टू म्यू टाइम्स h, इसके पैरेलल अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास आया था d इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स e। एप्सिलॉन हमने कहा था वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो एप्सिलॉन वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 प्लस काई सब e लिखा था हमने, वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमने से कहा था। यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट उसके पैरेलल जो है ना वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में बच्चे वैसे ही चीजें चल रही हैं। सो B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स H। तो अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक कोई सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड है वो इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अगर आप चैप्टर नंबर 8 में वापस जाएं तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास दो इक्वेशन आई हैं, मैक्सवेल्स दो इक्वेशन आई हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए। कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन सी इक्वेशन है मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए? एनी वॉलंटियर? सर एक डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे और एक डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड बच्चे। तो इनकी मैंने आपसे एक असाइनमेंट दी थी कि इनको आपने कन्वर्ट भी करना है, उसमें इंटीग्रल फॉर्म में कर सकते हैं ना? यस सर। तो अच्छा अब मुझे ये बताएं, एक चीज और मैं बताता रहा हूँ, बारहा बताता रहा हूँ कि मैंने कहा था कि आपके पास अब मैक्सवेल्स इक्वेशन दो फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। तो अगर आप, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने किसी रीजन के अंदर फील्ड मालूम करना हो तो फिर कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पॉइंट डिफरेंशियल। यस सर, पॉइंट डिफरेंशियल या फॉर्म। पॉइंट फॉर्म। और अगर बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट करनी है तो फिर कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? इंटीग्रल फॉर्म। तो आप देख लो बच्चों, अब आपके पास वही जो दो इक्वेशंस हैं उनको हम इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ लिखा गया है कि v डॉट ds इज इक्वल टू 0, दिस इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, और h डॉट dl इज इक्वल टू I, ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया है। आप ये सीन उसी तरह, एग्जैक्ट उसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाउंड्री कंडीशंस फाइंड की थी वैसे ही हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। आमतौर पे जो डाइवर्जेंस वाली जो है, ये डॉट वाली जो है ये हमें नॉर्मल कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल वाली है ये हमें आमतौर पे एक्चुअली इसका कर्ल के साथ रिलेशनशिप होता है, ये हमें जो है ना वो टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में, ये नॉर्मल कंपोनेंट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे ही होगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में ऐसे ही हो रहा है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी ऐसे ही होगा आपके पास। सो बच्चे आपने इसी तरह गॉसियन पिल बॉक्स ले लें। आप यहाँ पे ये देखें, आपके पास जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है ये गॉसियन पिल बॉक्स है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये एरिया Bn1 है, ये एरिया Bn2 है, ये कर्व सरफेस है। अगर मैं इसको स्क्वीज करके इसको सरफेस के ऊपर ले आऊंगा, इस साइड को भी सरफेस पे ले आऊंगा, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया तकरीबन एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम इस क्लोज सरफेस के ऊपर ये वाला थ्योरम लगाते हैं तो आपके पास b सब n1 डेल्टा s माइनस bn2 डेल्टा s विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा s कॉमन आएगा, उधर चला गया, so bn1 is equal to bn2, so the normal component of b is continuous across the boundary। और यहाँ से आप जो है ना वो आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कर b is equal to म्यू टाइम्स h होता है,
उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एज एन टू इज इक्वल टू म्यू वन ओवर म्यू टू टाइम्स एज एन वन। तो ये आप इसका इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ना वो एम के लिए भी बाउंड्री कंडीशन जो है आप निकाल सकते हैं तो नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए। सिमिलरली बच्चों, जब आपने जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालनी है तो आप देखें आपके पास ये देखें आपके पास एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई करंट एनक्लोज बाय दैट। करंट कितनी एनक्लोज होगी? सरफेस करंट डेंसिटी इनटू लेंथ। So HT1 delta L minus HT2 delta L is equal to K times delta L. So HT1 minus HT2 is equal to K. K is the surface current density, that is current per unit length. तो आपके पास इसको हम जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हम यूनिट जो नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये आपके पास ये बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी विद दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस। मैं आज मैं इधर छोड़ देता हूँ, इससे अगला जो है ना वो हम कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चंस? नो सर। तो आप बच्चे इसको रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा ताकि वो आप आपस में जो बच्चे नहीं आए उनके साथ आप शेयर कर सकें।